अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। अच्छा, आज अभी हम नए प्रोजेक्ट साथ आए हैं जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट के क्लोन बनाने लगे। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिसमें फर्स्ट थी हमारे पास ये रिज्यूमे क्लोन था। ठीक है, सेकंड मैंने एक स्कूल की वेबसाइट क्रिएट की थी, और थर्ड था हमारे पास पिंटरेस्ट क्लोन। और आज मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट का क्लोन किस तरह से बनाना है। अब ये हमारी वेबसाइट है जो कि हमने क्रिएट की हुई है, और ये ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट क्लोन है। ऑफ कोर्स इसमें इमेजेस की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, और मैंने तो यहीं से डाउनलोड किए हैं। ठीक है, लेकिन इनके पिक्सेल्स की क्वालिटी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं मिली डाउनलोड करते टाइम। और मैंने यहाँ पर ये एक्सटेंशन यूज़ की थी, ये इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन। अब आप गूगल पे जाओगे और आप यहाँ पर लिखोगे इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। फिर आप जिस भी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर यहाँ पर इसको ऐड टू क्रोम कर देना। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप जिस भी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, तो वो फिर आपको ना उसकी सारी सारी इमेजेस की एक्सेस दे देगा। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर, ये माइक्रोसॉफ्ट की ओरिजिनल वेबसाइट है, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी की सारी मेरे पास एक्सेस हो गई है। ठीक है, उस पेज की दिखाएगा। अगर आप किसी और पेज पे शिफ्ट होते हो तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करना, तो वो उस पेज की शो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमने वेबसाइट क्रिएट की है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने पूरी कोशिश की है कि सिमिलर ही लगे माइक्रोसॉफ्ट जैसी। और ये फुटर आ गया, ये हमारे पास कार्ड सेक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास नोट का है, इसमें बैकग्राउंड इमेज यूज़ हुई हुई है। ये अगेन से कार्ड का है। और ये हमारे पास हीरो बैनर सेक्शन है, और ऊपर नैब बार है। नैब बार में थोड़ा जो लिस्ट आइटम्स हैं उनका टेक्स्ट मेरा थोड़ा स्मॉल है। बाकी आप लोग, ज़ाहिर सी बात है, आप इसको कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक सो यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि वो ना, उनको सेक्शन की समझ नहीं आ रही कि वो सेक्शन कहाँ पर बनाए, कहाँ पर कौन सा लेआउट रखें। ठीक है, नैब बार के बाद सेक्शन कैसे आएगा, बैनर कैसे आएगा। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन कोड लिखने की बजाय, ऑलरेडी जो मैंने कोड लिखा हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि डिज़ाइन का लेआउट बनता किस तरह से है। ठीक है, ये कोड मैंने ऑलरेडी अभी लिखा है। ठीक है, इसको वीडियो बनाने से पहले इसको आप लोग डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग अभी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट देखो। ये तो हमारी आ गई, इसके अलावा यहाँ पर ये ओरिजिनल आ गई ना। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ना जब भी वेबसाइट क्रिएट करने लगो, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम वाला देखो। लाइक ये एक बड़ा पेज है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक मतलब स्टूडेंट आएगा ना, बिल्कुल फ्रेशर, वो देखेगा कि यार इतना बड़ा पेज है, ये मैं किस तरह से डिज़ाइन करूँगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग उसको ना स्टेप बाय स्टेप लेकर चलो। लेट्स से ये हमारे पास नया बार है। अभी आप लोगों ने नीचे बैनर सेक्शन का सोचना ही नहीं है कि आपको वो भी डिज़ाइन करना है। आप लोगों के माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि आपने फ़िलहाल के लिए नए बार को डिज़ाइन करना है, दैट्स इट। फिर आपने सारी की सारी कोशिश नए बार के ऊपर करनी है। बैनर सेक्शन की बारी उसके बाद आएगी। फ़िलहाल सिर्फ़ नए बार के ऊपर फ़ोकस करो। फिर बैनर सेक्शन आएगा। फिर इस तरह हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स है या कार्ड वाला सेक्शन है वो आएगा। फिर ये आएगा हमारे पास ये वाला सेक्शन। फिर अगेन से ये वाला कार्ड कॉपी हो रहा है, सिंपल इज़ दैट। फिर उसके बाद फिर फूटर आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक करना होता है। अब तो मैंने क्या सोचा कि मैं आपको यहाँ पर ना कोड को बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि मैंने कोड किस तरह से लिखा है, क्या कौन-कौन सा सेक्शन बनाया है पहले। और बजाय इसके कि लाइन बाय लाइन कोड लिखा, उस पे ये है कि फिर प्रॉपर ज़्यादा मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं सही से समझा नहीं पा रहा, क्योंकि मैं खुद कोड लिखने में बिज़ी होता हूँ। और फिर मैं जल्दी-जल्दी कोड लिख रहा होता हूँ, तो उसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता मैं कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर रखना है और कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है और वो क्यों आई है, राइट? तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह से करते हैं कि मैं आपको लाइन बाय लाइन कोड समझाऊँगा कि ये मैंने यहाँ पे रखा है, और ये क्लास थी, ये एक सेक्शन यहाँ पर हम क्यों ऐड कर रहे हैं, किस तरह से ऐड कर रहे हैं, कितने सेक्शंस आएँगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक देना है कि क्या ये वाला तरीका ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सीएसएस के प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है? आगे नहीं। आगे हम जावास्क्रिप्ट में ज़ाहिर-सी बात है खुद ही कोड लिखेंगे, क्योंकि वो तो फिर एक लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी ना। फिलहाल मैं सिर्फ़ सीएसएस तक की हद तक कह रहा हूँ कि हमें इस तरह से करना चाहिए। आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में। अच्छा, अब स्टार्ट की, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, पहले मतलब कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। नया बार कंपोनेंट्स बनाया, पहले यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और मैंने सारी सारी इमेजेस यहाँ पर डाउनलोड करके रख ली हैं। और वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने एक्सटेंशन से डाउनलोड किए हैं। ठीक है? तो ये स्टार्टिंग कोड आया, उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो लिंक है ये फ़ॉन्ट ऑसम का है। ठीक है? ये फ़ॉन्ट्स वगैरह के लिए है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये फ़ॉन्ट जो यूज़ किया हुआ है उसके लिए ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है? तो यहाँ पर जो भी फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, तो उसके लिए मैंने फ़ॉन्ट ऑसम को, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, तो उसके लिए मैंने फ़ॉन्ट ऑसम को, ठीक है, यूज़ किया है। ठीक है? तो यहाँ पर जो भी फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, तो उसके लिए मैंने फ़ॉन्ट ऑसम को
मैंने इंपोर्ट की या आप लोग गूगल से कर सकते हो। ये मैंने लास्ट सेक्शन में भी बताया था किस तरह से करना है। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर नेव टैग स्टार्ट किया। अब आप सबको भी पता है कि ये मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारे पास एचटीएमएल के अंदर ना सिमेंटिक टैग होते हैं। सिमेंटिक टैग्स का मतलब ये है कि वो हमारे पास एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। वरना आप यहाँ पर सिंपल डिव भी रख सकते हो, उससे भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो स्क्रीन रीडर से हमारी वेबसाइट को रीड करते हैं। वो देख तो नहीं सकते, वो रीड करते हैं। आई विश कि मैं आपको कभी स्क्रीन रीडर से वेबसाइट को रीड करना सिखाऊँ कि किस तरह से रीड करते हैं लोग, लेकिन जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो रीड करते हैं। अब अगर नॉर्मल डिव्स लगे हुए हैं ना, यहाँ पर भी डिव्स, यहाँ पर भी डिव्स, हर जगह डिव्स ही डिव्स लगे हुए हैं, तो हमारी जो एसईओ है ना, वो इफ़ेक्ट होगी। ठीक है? ब्लाइंड पीपल्स को हमारा जो ब्राउज़र है, वो सजेस्ट ही नहीं कर पाएगा कि ये नैब बार, ये बैनर सेक्शन है या ये प्रोडक्ट सेक्शन है, तो इसलिए हमें प्रॉपर सिमेंटिक टैग्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल इज़ दैट, यहाँ पर नैब बार टैग यूज़ किया हुआ है और नैब बार को क्लास दे दी है नैव की, उस नैब बार की, और उसके बाद 2 साइज़ है अब यहाँ पर। ठीक है, आप लोग ने पहले देखना है कि आपके नैब बार में कितने चाइल्ड्स होंगे। एक तो पेरेंट आ गया ना नैब बार का, उसके बाद चाइल्ड्स कितने होंगे। तो ये हमारे पास आ गया सारा का सारा लेफ्ट चाइल्ड, और ये आ गया हमारे पास सारे का सारा राइट चाइल्ड। अब हमें भी पता है सिंपल, इसको अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे दें और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड या स्पेस इवनली, जो भी आपको बेहतर लगती है, आपको लेफ्ट राइट से जितना स्पेस चाहिए वो आप सब अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो हम उसको प्रॉपर वो दे सकते हैं। अब अगर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देते हूँ तो उसका क्या मतलब है, 50% शेयर इसके पास चला जाएगा और 50% शेयर राइट वाली साइड के पास चला जाएगा, और मुझे चाहिए भी यही था। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर मैंने एक लेफ्ट चाइल्ड यानी नेव लेफ्ट की एक डिप बना दी, और उसके अंदर 2 चीज़ें थी, मगर हमारे पास इमेज थी और कुछ यूएल टैग्स था। ठीक है, उसके बाद फिर नेव राइट चाइल्ड आ गया, उसके अंदर फिर अगेन से जो है ना वो लिस्ट आइटम थे, इनके टैग थे। अगर आप यहाँ पर इनको क्लिकेबल बनाना चाहते हो, यानी इनके ऊपर क्लिक करके किसी और पेज के ऊपर शिफ्ट हो, तो आप अगर मल्टी पेज वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हो। फिलहाल मैंने सिंपल और सिंपल एक ही पेज डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास नए बार का सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और उसके बाद यहाँ पर हैमबर्गर मेन्यू। अब हैमबर्गर मेन्यू किस लिए है, वो यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं अपनी जो वेबसाइट है इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, इसको मैं मोबाइल स्क्रीन तक लेकर आता हूँ, तो फिर आप देखना इसको आपको यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, अब आपको शो होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी है, मतलब मोबाइल और टैबलेट के ऊपर किस तरह से दिखती है वो भी मैंने किया हुआ है। अब मैं हैमबर्गर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सामने नए आइटम्स कुछ इस तरह से शो करने लग जाएगा। ठीक है, दोबारा क्लिक करूँगा दोबारा से प्रीवियस। तो इसको मैं यहाँ पर दोबारा से ठीक करता हूँ, डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ, और यहाँ पर अब हम यहाँ पर थे, ये मैं हैमबर्गर का बता रहा था। ठीक है, तो हैमबर्गर सिर्फ मोबाइल के लिए है। मैंने इसको स्टाइल दिया हुआ है और वहाँ पर हम उसको हाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब जो स्टैटिक टैग होता है वो होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, वो सबको मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देगा। फिर बॉडी के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ की हुई है, एरियल, हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ। देन मैंने नैब बार जो कि पेरेंट था उसको सिलेक्ट करते ही डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम सेंटर का क्या मतलब है कि टॉप एंड बॉटम से सेंटर हो जाएगा। ठीक है, टॉप एंड बॉटम से। लेफ्ट एंड राइट से अगर आपको सेंटर करना है देन आपको लिखना पड़ता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और पैडिंग दे दी है 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 40 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। सो आई थिंक मुझे ना टॉप एंड बॉटम से थोड़ी पैडिंग से ज़्यादा करनी चाहिए, बहुत कम हो रही है 10, तो उसको मैं 20 कर देता हूँ। अप्लाई नहीं हुआ तो उसको मैं ना दोबारा से गो लाइव करता हूँ। अभी कुछ देख लीजिए, इसको मैं ना क्रोम भी ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये अप्लाई होगी, अभी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, पहले थोड़ा ज़्यादा चिपका चिपका वैसा लग रहा था। उसके बाद क्या करना है, सिंपल अभी कुछ ख़ास है नहीं, सिंपल लेफ़्ट साइड वालों को आप लोगों ने अगेन से डिस्प्ले फ्लेक्स देना है, क्योंकि वो अगेन से एल आई आइटम थे। ठीक है, एल आई आइटम सेंटर हो जाएगा अगेन से टॉप बॉटम सेंटर, और गैप 30 पिक्सल का मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान यहाँ पर इन सब के दरमियान गैप आ जाएगा, और सिमिलरली इनके दरमियान भी गैप ऐड किया हुआ है राइट साइड के अंदर, यहाँ पर आपको दिखेगा। ये गैप, ठीक है, नेवलेस के दरमियान, सॉरी ये राइट साइड यहाँ पर आ गए, यहाँ पर गैप 30 पिक्सल, इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम सेंटर, और फिर जो इनके इनसाइड एंकर टैग्स हैं उनको टेक्स्ट डेकोरेशन नन,
कलर उनका ब्लैक है, फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल या आप उसको थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। और हूवर के ऊपर मैंने उसको अंडरलाइन कर रखा है, वो सबको ही है कि मैं उसके ऊपर हूवर करूँगा तो यहाँ पर अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है? ये हो गया हमारे पास, ये नैब बार है सिंपल, इसमें कुछ इतना ख़ास है नहीं। मैं आपको नीचे इसका वो भी बताऊँगा कि जब ये मोबाइल के अंदर रिस्पॉन्सिव के लिए जाता है तो फिर इसके ऊपर कौन-कौन सी क्लासेस अप्लाई हो रही हैं। फिर नैब बार के नीचे आते हैं हमारे पास बैनर सेक्शन। बैनर सेक्शन बहुत सिंपल सा है, सिंपल एक सेक्शन टैग दिया हुआ है और उसको क्लास है बैनर की और उसके अंदर कुछ कंटेंट है। बाकी जो बैकग्राउंड इमेज आ रही है वो स्टाइल डॉट सीएसएस में आप देख सकोगे यहाँ पर। वो जो पैरेंट है बैनर का उसको सिलेक्ट करके पहले तो हाइट 80 वी दी है। अब 80 वी का क्या मतलब है, टॉप से लेकर यहाँ तक ये 80% बनते हैं। ठीक है, नॉर्मल ये जो नीचे है ना ये 20% बन रहा है इसका। तो देख लो, ये देखो ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है ना, आई थिंक 50 वी यूज़ किया हुआ है। लेकिन जब मैं 50 वी यूज़ कर रहा था तो ये मुझको ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी मुझे। दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा नीचे खींच लिया, 80 वी कर लिया। बाकी आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज यूआरएल यूज़ कर रखा है डॉट इमेजेस स्लैश बैनर डॉट वेब पी, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, और बैकग्राउंड साइज़ कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि सब कुछ सेंटर में आ जाए। बैनर असल में पेरेंट है ना, तो पेरेंट डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, अलाइन आइटम सेंटर टॉप एंड बॉटम से सेंटर, और पैडिंग लेफ्ट 80 पिक्सल्स। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट इसको यहाँ पर 80 पिक्सल इसलिए दी हुई है कि ये जो स्पेस आ जाए यहाँ पर, सिंपल इज़ दैट। और उसके बाद बैनर का कंटेंट की जो मैक्स विड्थ है 500 पिक्सल, ताकि वो यहाँ से आगे ना आए, वरना फिर वो डिज़ाइन फॉर लाइफ टुडे एंड टुमारो ये आगे आ रहा था तो उसको नीचे शिफ्ट करने के लिए मतलब ये एक बॉक्स के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, मैक्स विड्थ को 500 पिक्सल, और फिर वही H1 को सिलेक्ट करके मार्जिन बॉटम और फ़ॉन्ट साइज़, देन पैराग्राफ टेक को सिलेक्ट करके वो सब प्रॉपर्टीज दे दी। देन बैनर बीटीएन को सिलेक्ट किया, उसको बैकग्राउंड कलर कलर वगैरह और फ़ॉन्ट साइज़ एंड कर्सर पॉइंटर, और ये चीज़ें तो अब आपको आती ही होंगी। ऑलरेडी 3-4 प्रोजेक्ट्स हमने बना लिए हैं, तो हूवर के ऊपर ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन। अब प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन जो है ना, कार्ड सेक्शन इसको मैंने नाम दिया हुआ इसका पेरेंट का, उसके अंदर 4 चाइल्ड हैं। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड के कॉन्सेप्ट को समझना, ये हमारे पास पूरे का पूरा एक पेरेंट है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर 4 चाइल्ड्स हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पर 5 चाइल्ड्स होते हैं तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, फ्लेक्स रैप को रैप करना पड़ता, वरना क्या होता, 5th चाइल्ड इसके आगे आता और नीचे स्क्रॉल बार ऐड हो जाती, या फिर मुझे इसकी विड्थ को कम करके पाँचों को यहीं पर एडजस्ट करना पड़ता। तो ये तरीका है डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर, आप थोड़ा थे ना आगे पीछे, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा किस तरह से करना है। ठीक है, तो अब सिंपल इज़ दैट, ये हमारे पास पेरेंट आ गया और ये हमारे पास चाइल्ड आ गया। ठीक है, ये मैंने सारे कॉपी किए हुए हैं ऊपर नीचे करके। 4 चाइल्ड है, 1 चाइल्ड मैं आपको समझाता हूँ, बाकी 3 चाइल्ड तो अंडरस्टूडेबल है सारे के सारे। ठीक है, तो उसको मैं कार्ड क्लास दे दी, फिर इमेज ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। H3 आ गया, पैराग्राफ आ गया और एक बटन आ गया। अब हम चलते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस में, और सबसे पहले ये देखते हैं कि जो कार्ड है उसको मैंने क्या दे दिया, विड्थ 23%। अब मैंने 23% क्यों दिए? देखो, अब मुझे इसको ना 4 पे डिवाइड करना था ना, मतलब 25, 25, 25, 23 इसलिए दी, दरमियान में थोड़ी बहुत स्पेसिंग वगैरह आ जाएगा ताकि मैं पैडिंग में ऐड कर सकूँ। अगर मैं 25 देता ना, वो एक दूसरा चिपके हुए होते हैं और मैं फिर पैडिंग देने की कोशिश करता तो फिर चौथा वाला नीचे शिफ्ट हो जाता। दैट्स व्हाई मैंने थोड़ी-सी कम रखी है इसकी, 23%। ठीक है? और ये बॉक्स शेडो अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद पैडिंग है, फिर बैकग्राउंड वाइट है ताकि बॉक्स शेडो उसका प्रॉपर ज़रा अच्छे से दिखे। और उसके बाद कार्ड के अंदर इमेज को मैंने विड्थ 100%, अब विड्थ 100% का मतलब है कि जो उसके पेरेंट की विड्थ है ना 23%, उसका 100%, और मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल। फिर अगेन वही चीज़ें, पैराग्राफ को और H3 को और बटन को मैंने डिफाइन किया हुआ है, फिर हूवर के ऊपर ये वाला सेक्शन आ गया। दैट इज़ सिंपल। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ था, और अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, अ, यस, ये कार्ड सेक्शन डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि वो इक्वल इक्वल स्पेस ले लें, और पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 50 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 80 पिक्सल, और गैप इनके दरमियान 25 पिक्सल का आ गई ये गैप इनके दरमियान, राइट। और उसके बाद ये ऑन नोट सेक्शन मैंने इसको क्लास दे दी है, ऐसी रैंडम सी क्लास दी थी। ठीक है, ये ऑन नोट सेक्शन ये आ गया। सिंपल इसके भी बैकग्राउंड पे ना इमेज लगी हुई है, ये सेक्शन टैग है, और उसके अंदर सिंपल एक कार्ड बना हुआ है। ठीक है, ये वाला कार्ड आ गया, और इसको भी मैंने ना बैकग्राउंड इमेज दे रखी है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ,
ये ऑन नॉट सेक्शन हाइट इसकी 70 VH रखी है, बैकग्राउंड URL के थ्रू वहाँ से गेट कर दिया, बैकग्राउंड साइज़, कवर, पोजीशन सेंटर। अब विड्थ 90% और मार्जिन 0 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड ऑटो फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। इसको भी समझो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको राइट साइड के ऊपर और लेफ्ट साइड के ऊपर स्पेस दिख रही है ना, तो अगर मैं इसको ना देता ना तो ये 100% के ऊपर आ जाती। तो मैंने 90% लेकर उसको सेंटर कर दिया है। मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम 0 एंड लेफ्ट एंड राइट ऑटो, तो वो खुद को खुद ही एडजस्ट कर लेगा इसके अकॉर्डिंग। सो फिर उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। अब ये देखो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते तो क्या होता, ये कार्ड सेंटर में आ जाता, जबकि मुझे कार्ड कहाँ पर चाहिए था, बिल्कुल राइट साइड के ऊपर। दैट्स वाई इसको मैंने क्या कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। और अलाइन आइटम सेंटर इसलिए कि क्योंकि टॉप एंड बॉटम से सेंटर होनी चाहिए। और पैडिंग राइट 80 पिक्सल, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आपको पैडिंग दिख रही हो तो ये पैडिंग राइट है 80 पिक्सल्स की, राइट। और उसके बाद ऑन नोट कार्ड, मतलब यहाँ पर ये जो इन जो वाइट आपको बॉक्स शेडो दिख रहा है, बैकग्राउंड इसका वाइट है, पैडिंग 40 पिक्सल, विड्थ 380 पिक्सल, ये सब कुछ ऐड किया। उसके बाद H2 कार्ड के अंदर, देन पैराग्राफ, देन बटन, ये तो सिंपल स्टाइलिंग वगैरह। फिर फूटर के सेक्शन की तरफ आते हैं, तो फूटर वाला सेक्शन भी बहुत ही सिंपल है। सिंपल, अच्छा ये वाला मैंने टोटल कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से कोई CSS नहीं लिखी। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरे का पूरा कार्ड सेक्शन यहाँ पर, ये पूरा कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। इसको तो है हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद फुटर सेक्शन की तरफ आता है। फुटर सेक्शन में मैंने क्लास दी हुई है फुटर की, और इसके अंदर आते हैं हमारे पास 6 चाइल्ड्स, ठीक है। 6 चाइल्ड यहाँ पर आगे, तो इनको भी डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। और ये बहुत सिंपल है। मैं अगर आपको इसकी CSS दिखाऊं, यहाँ पर फुटर को सिलेक्ट करके डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। फुटर कॉलम को मैंने 16%, एक मतलब एक कॉलम को 16% विड्थ दी है, राइट। इसका मतलब ये है कि 16, 32, देन 48, एंड देन 64, देन 82, एंड देन 98। यस, अगर मैं गलत नहीं हो तो, ठीक है, 98। तो ये जो 2% बची है, उसका क्या किया, दरम्यान में पैडिंग वगैरह और जो भी आपको देनी है वो सब ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पर वही लिस्ट स्टाइल इसकी नन कर दी, H4 को कुछ साइज़ दे दिया, लेस आइटम ऐड कर दिए, उनके होवर के ऊपर अंडरलाइन लगा दी, ये देख सकते हो। और जो हैमबर्गर था उसको हमने डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर क्या कर दिया, डिस्प्ले नन। अगर इसको मैं डिस्प्ले नन ना करूँ तो ये आपको डेस्कटॉप स्क्रीन में भी दिखेगा, ये देखो। तो हमारे कितने चाइल्ड हो गए, 3 चाइल्ड्स हो गए अब, ठीक है। एक ये लेफ्ट के ऊपर आ गया, ये सेंटर पे, और ये राइट पे। तो इसको डिस्प्ले ब्लॉक, आई मीन डिस्प्ले नन इसीलिए दिया हुआ है कि ये ना दिखे। हम्म, ठीक है, तो ये ना दिखे उसमें डेस्कटॉप स्क्रीन में, मोबाइल में सिर्फ दिखे, तो इसलिए इसको मैंने डिस्प्ले नन कर दिया है। अब नीचे आती है हमारे पास मीडिया क्यूरीज। तो मीडिया क्यूरीज के लिए आपको मीडिया लगाना पड़ता है, और ये आपके पास आई पैड्स की स्टाइलिंग है। मोबाइल की जो है ना वो 768 होती है, आई थिंक सो, 768। और ये ये आईपैड की है। तो उसमें जो कार्ड सेक्शन था उसको फ्लेक्स रैप रैप कर दिया। अब फ्लेक्स रैप रैप क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 4 शो हो रहे थे ना, तो जैसे ये छोटा होगा, इसकी स्क्रीन छोटी होगी, बाकी के आइटम नीचे को शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखना यहाँ से, इसको थोड़ा और छोटा करूँ, ये देखो, ये नीचे शिफ्ट हो गए। तो यही फ्लेक्स रैप रैप करता है काम। मैं इसको दोबारा से ठीक करता हूँ। फ्लेक्स रैप रैप का मतलब होता है कि जितनी आपकी विड्थ खत्म होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम उनको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो। फिर कार्ड की जो विड्थ है उसको 48%। अब 48% क्यों, जैसे कि मैं आपको दिखाया, 2 कार्ड शो हो रहे थे, तो 50-50 होना चाहिए था, जबकि 48% है। वो इसलिए क्योंकि 2% हमने दरमियान में स्पेसिंग एरिया के लिए छोड़ दी। और फुटर के साथ भी सेम वही काम, फ्लेक्स रैप रैप। और फुटर कॉलम की एक विड्थ को हमने 30% कर दिया। अब 30% क्यों किया, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसको हम आईपैड की स्क्रीन में लेके जाएँ, आईपैड की स्क्रीन में थोड़ा और कम, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, इतना, ये देखें। अब 30-30-30, ठीक है, ये तो 90% बनता है, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 31-31 कर दो या 32-32 कर दो, इट्स अप टू यू। सही, ये हो गया। उसके बाद फिर हमने मोबाइल स्क्रीन हैमबर्गर को डिस्प्ले ब्लॉक किया, क्योंकि उसको वहाँ पर शो करना था। फिर नेव लिंक्स और नेव राइट के ऊपर उसको डिस्प्ले नन कर दिया, क्योंकि हमें मोबाइल के अंदर इस तरह डायरेक्ट शो नहीं करने ना, वो उसके क्लिक के ऊपर शो करने हैं। पोजीशन उसको एब्सोल्यूट कर दी।
और टॉप से 70 पिक्सल, लेफ्ट से 0, विड्थ 100%, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, बैकग्राउंड वाइट। तो अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ, उसको मैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। तो अगर यहाँ पर ये मैं हैमबर्गर मेन्यू दिखे, ये आ गया हूँ भाई। अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में आ गए। ठीक है, यहाँ पर भी ये वाले, सॉरी ये वाले। ठीक है, और इसके अलावा और कोड देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। गैप दरमियान में 15 पिक्सल्स का हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया एक्टिव के ऊपर, और फिर नए बार पैडिंग, नए बार को पैडिंग दे दी टॉप एंड बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल। फिर बैनर को पैडिंग लेफ्ट दे दी, और बैनर के अंदर H1 को फ़ॉन्ट साइज 24 पिक्सल कर दिया। कार्ड सेक्शन को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम क्यों किया, ये देखो सारे के सारे अब कॉलम में शो हो रहे हैं। और इसके अलावा कार्ड को विड्थ 100% कर दी मोबाइल के अंदर। और ये जो ऑन आउट सेक्शन था उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि ये लेफ्ट एंड राइट से सेंटर में आ जाए। और ऑन नॉट कार्ड को विथ 100%। फिर फुटर को भी अलग से फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, पैडिंग 30 पिक्सल फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, एंड फुटर कॉलम विथ 100%। अब विथ 100% क्यों? क्योंकि ये देखो, ये एक एक कॉलम में आ रहा है। ठीक है, मतलब ये आगे की नहीं आ रहा। तो आप इसको अगर 50% दे दोगे ना, तो ये फिर दो दो आ जाएंगे। सही है, दो दो यहाँ पर तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह से बेहतर लगे। मुझे इस तरह से सही ज़्यादा ठीक लग रहा था। बाकी आप देख लो, आपको जिस तरह से भी इसको बेहतर लगता है तो आप उसमें से कर लेना। तो दैट्स इट। ये हमारे पास टोटल माइक्रोसॉफ्ट का क्लोन था। मुश्किल कुछ भी नहीं है, ईज़ी है सारी की सारी चीज़ें। बस आप ना देखो, अगर आप इसको मूवी की तरह देखोगे ना, बस वीडियो देख ली पूरी। खैर वो भी नहीं देखते हैं, वीडियो कौन देखता है। ये देखो, इसका अगर मैं आपको दिखाऊँ एवरेज वॉच टाइम एनालिटिक्स में, तो ये देखो, एवरेज वॉच टाइम कहाँ पर होगा, 50 आवर्स लोगों ने देखा हुआ है इसको। तो डिवाइड बाय 770 कर लो, ये आई थिंक सो 4 मिनट्स या 4.5 मिनट्स पर हेड बनता है। ठीक है, ये इतने लोग देखते हैं, इसको देखते भी तो नहीं है। लेकिन खैर, इसको मैं कंप्लीट करूँगा पूरी सीरीज़ को इंशाल्लाह। विल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस ईच एंड एवरीथिंग होगी। सो ये हो गया हमारे पास इसका डिज़ाइन। अब मैं इसका कोड गिटहब के ऊपर पुश कर दूँगा, बाकी फिर आप लोग वहाँ से देख लेना। आई होप कि ये आपको कवर हुआ होगा सारे का सारा कोड। ठीक है, वन बाय वन लाइन लिखने से ये ज़्यादा बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग मुझे कमेंट में फीडबैक देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।